हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं अर्थात सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं धमाधम अपनी क्लास को। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कौन सी अवधारणाएं? मूल अवधारणाएं। ठीक है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। गुड इवनिंग सभी को। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस पर हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, किस पर? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये अपना चैप्टर चल रहा है। चलिए, और पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को जो हमारी मूल राशियां होती हैं उनके मात्रकों के बारे में बता दिया था। आज की क्लास के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को भार और द्रव्यमान का अंतर बताऊंगा, फिर आयतन के बारे में बताऊंगा, फिर ताप के बारे में, फिर विमीय विश्लेषण पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक भार की और एक आयतन की। दोनों का ही मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है। एक तो होता है आयतन, सॉरी द्रव्यमान, जिसको प्यार से कहते हैं मास। ठीक है, जबकि दूसरा हमारे पास क्या होता है? चलिए, बहुत अच्छे। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा होता है भार, जिसको हम लोग कहते हैं वेट। दोनों का ही मात्रक जो होता है वो कॉमन है। क्या है? दोनों का ही मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है। ठीक, तो दोनों के बीच में फंडामेंटल या बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सुन लो भाई एक बार। ठीक है, दोनों के बीच में फंडामेंटल या बेसिक डिफरेंस क्या है वो आप सबको मैं बता देता हूं, ये भी ध्यान रखना। द्रव्यमान का मतलब है पदार्थ में जो भी हमारे पास वस्तु है उसमें द्रव्य की मात्रा मतलब पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है। किसकी? द्रव्य की मात्रा या पदार्थ की मात्रा, या किसको दर्शाएगी? द्रव्यमान को दर्शाएगी। जबकि किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? उसका भार होता है। क्या? किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है, गुरुत्वीय बल जो लगता है, वो उसका क्या होता है? भार होता है। ठीक है ना? जी हाँ, ये सिंपल बात है। तो एक सिंपल तरीके से हम आपको बताएं इसमें। हाँ, आवाज एकदम सही आ रही होगी भाई, यहां से एकदम सही है आवाज। ठीक है, चलिए देखो, किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा, किसकी मात्रा? द्रव्य की मात्रा क्या होती है? द्रव्यमान है। ठीक है, और किसी वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है ना? जी हाँ, हेडिंग ऐसे ही चलने दो, टेबल बनाकर, एक तरफ हेडिंग द्रव्यमान, एक तरफ भार, यही है। ठीक है ना? सिंपल। तो भार क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो क्या कहलाता है? जी, लगने वाला गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल भार होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ो भाई। अब आगे बढ़ोगे तो क्या होगा ये भी देखो, है ना? आगे बढ़ोगे तो क्या होगा ये भी देखो। ये बता देता हूं मैं आप लोगों को, बीच में इनके ये लीजिए, दीवार बना देते हैं। दूसरी बात ये है कि कोई भी वस्तु होगी उसका जो द्रव्यमान होगा ना वो निश्चित रहेगा, अर्थात अपरिवर्तनशील होगा। मास नेवर बी रिप्रेजेंट वेरिएशन।
द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, सभी स्थानों पर द्रव्यमान एक समान होता है। ठीक है, चलिए सर आप नीचे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज हमारी जो कमेंट की जो वो है ना, जो हमारी एलईडी है वो नीचे और साइड में ही लगी हुई है, इसलिए मुझे नीचे देखना पड़ रहा है आप लोगों के कमेंट को। ठीक है, अर्तिका, चलिए क्या कहते हैं, द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है, कभी नहीं चेंज होगा, रहता है, कभी भी मास जो है वो चेंज नहीं होता है, पहली चीज। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, बेटा पिकोमीटर क्या होता है ये भी बताऊंगा, अभी बात आ रही है ना। पिकोमीटर मतलब अपने पास लंबाई का एक बहुत छोटा मात्रक है, 10⁻⁻12 में होता है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जबकि गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार, गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार भार जो होता है, भार बदलता है। किसके अनुसार? गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार भार जो होता है वो बदल जाता है। वहीं फिर यहां पर बात करें हम लोग, तो भाई जो अपने पास द्रव्यमान होता है उसका मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, जबकि भार का मात्रक जो होता है वो भी किलोग्राम ही होता है, वजन। ठीक है, भार का मात्रक जो होता है वो भी किलोग्राम ही होता है, किलोग्राम। ठीक है, हाँ चलिए बहुत अच्छे, ओके। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस होता है द्रव्यमान और भार में। किसमें? द्रव्यमान और भार में, मास और वॉल्यूम, सॉरी मास और वेट के बीच में ये डिफरेंस होता है, समझे? एकदम सिंपल बात है। अब आगे की बात करेंगे इसमें। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आयतन क्या होता है। ठीक है, द्रव्यमान फिक्स होता है ना भाई, पदार्थ जो है वो अपना द्रव्य थोड़ी घटा देगा, द्रव्य घटा देगा तो पदार्थ ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना भाई, नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं हूं तो मेरा द्रव्यमान मेरे अभी से लेकर और मेरी मृत्यु, मतलब आज से 500 साल या 550 साल या 600 साल बाद जब भी मैं मरूंगा ना भाई, मेरा द्रव्यमान जितना आज है उतना ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब मेरे अंदर जो वस्तुएं हैं उनका जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, ये अपने पास द्रव्यमान होता है। चलिए फिर आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे, अब मैं समझाऊंगा आप लोगों को आयतन के बारे में। कोई भी वस्तु के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, उस स्थान को हम लोग, घेरे गए स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन या वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहोगे? आयतन या वॉल्यूम कहोगे। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा, किसी द्रव्य के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, वो घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। किसी द्रव्य के द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। क्या होगा? आयतन होता है। ठीक है, क्या होगा? आयतन होता है। पहली बात। दूसरी बात, अब आगे की बात सुनो भाई। एसआई पद्धति में आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मगर प्रयोगशाला में इसके छोटे जो मात्रक हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ। चांद पर कितना होता है द्रव्यमान? भाई चांद पर भी द्रव्यमान सेम रहेगा, मगर चांद पर जाने पर भार कम हो जाएगा और भार आपके वर्तमान भार का 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूं, मान लो कि मेरा द्रव्यमान, जो मेरा भार है ना, वो है 72 किलोग्राम। क्या कहा मैंने? मेरा वेट, भार, वजन जो है वो 72 है, मगर चांद पर मेरा भार जो है वो 72 नहीं होगा। चांद पर कितना होगा? 1/6
गुणा 72 कितना हो जाएगा? 12 किलोग्राम हो जाएगा। कहां? चांद पर। कहां? चांद पर। मगर यदि मेरा द्रव्यमान 72 किलोग्राम है तो सखा चांद पर भी मैं 72 किलोग्राम का ही होऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, भार बदलता है गुरुत्वीय बल के कारण या गुरुत्वीय त्वरण के कारण। अब आ जाओ आगे की बात। आयतन का एसआई मात्रक जो होता है, किसका? आयतन का। आयतन का कैसा मात्रक? एसआई मात्रक। क्या है? मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? घन मीटर कहते हैं। ठीक है, ये एसआई मात्रक है। मगर छोटे मात्रकों की बात करें तो जैसे सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, कैसे मात्रक? आयतन के छोटे मात्रक। आयतन के कैसे मात्रक? छोटे मात्रक। क्या होंगे? सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, ये होते हैं। ठीक है, अब रही बात अपने पास क्या? बात ये रही सखा कि अगर अब आगे बढ़ने वाले हैं, है ना, अगर लिक्विड में आयतन की बात की जाए तो लिक्विड का आयतन ना तो हम लोग इसमें निकालते हैं, लिक्विड का आयतन तो लीटर में लेते हैं, जैसे बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, वाटर बोतल, ठीक है ना, इन सब बोतलों पर लीटर में लिखा होता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल 1 लीटर, 1.25 लीटर, 2 लीटर, 750 ml, पानी की बोतल 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। ठीक है, तो जब द्रव की बात करते हैं तो द्रवों का आयतन जो होता है उनके लिए लीटर का उपयोग किया जाता है। क्या? द्रवों को आयतन, द्रवों का आयतन किसमें मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। में मापा जाता है, जो कैसा मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है, है ना, जो एसआई मात्रक नहीं है। लीटर एसआई मात्रक नहीं है। ठीक, 1 लीटर का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान में रखना भाई। 1 लीटर का मतलब होता है 1 डीएम क्यूब, 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डीएम होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, ये होता है डीएम। वो इंस्टाग्राम वाला डीएम नहीं है, इंस्टाग्राम डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज। हाँ, ये कह रहे हो कि सर हम भी आपको इंस्टाग्राम पर डीएम कर लें क्या? अरे कुछ भी चल रहा है भाई। चलो अब आगे देखो, 1 लीटर का अर्थ समझो अब लाडलो, किसका? 1 लीटर बराबर होता है 1 डीएम क्यूब। किसके? 1 डीएम क्यूब के। 1 डीएम क्यूब का मतलब होता है 1000 ml। ठीक है ना जी हाँ, क्या? 1000 ml। इसका मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है ना बेटा, जब पद्धतियां पढ़ाई है फिर भी अब पूछ रहे हो, इसका मतलब रिवीजन नहीं करके आए हो। अगर ऐसा नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो तो पाप चढ़ेगा भाई, पक्की बात है ये। ठीक है ना, रिवीजन नहीं करते हो तो एकदम पाप चढ़ेगा, मैं पहले ही कह देता हूं। हाँ चलिए, तो ये हो गया अपने पास आयतन। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? घनत्व की। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ये हो गया अपने पास आयतन। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो कि क्या है? घनत्व है। क्या है? घनत्व। घनत्व
घनत्व मतलब डेंसिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं या प्यार से क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहोगे इसको, डेंसिटी कहोगे। ठीक, अब देखो देखो समझो क्या है डेंसिटी। ठीक है, हाँ चलिए, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला बताए तो, हाँ चलो। घनत्व क्या होता है, पहले घनत्व का सूत्र सुनो भाई। घनत्व का सूत्र होता है हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, समझे ना पहली बात। दूसरी बात अगर हम यहां कर रहे हैं तो ये भी समझो कि जब द्रव्यमान और आयतन है अपने पास, और यदि मैं आयतन को कर दूं 1 इकाई, तो जो द्रव्यमान है वो ही क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में, क्या, किसी भी पदार्थ में प्रति इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहा, वापस सुन लो, दोबारा बता रहा हूं, देखो अच्छे तरीके से वापस बता रहा हूं। अगर मैं इस स्थिति में क्या कर दूं, आयतन को कर दूं 1, 1 मतलब इकाई, यूनिट, 1। ठीक है, अगर ये 1 हो जाएगा तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे 1। ठीक है, इसका मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है वही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। किसी भी, ठीक है ना, चलिए, किसी भी इकाई, जो आपके पास पदार्थ है उसके इकाई आयतन में द्रव्यमान जो होता है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अच्छा देखो भाई, क्या पूछ रहे हो, हाँ ये पूछ रहे हैं, राहुल पूछ रहे हैं सर ज्योति तीव्रता कब दिया गया, 1979 में, कैंडेला जो है वो 1979 में दिया गया था। ठीक है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में या इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है, इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। कोई भी पदार्थ है उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। और रही बात घनत्व के मात्रक की, तो यहां से देखो घनत्व का मात्रक निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा घनत्व का मात्रक, भाई द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले बता कर आया क्या, मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मतलब इसको लिख सकते हो केजी प्रति मीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रति को हटाकर मीटर क्यूब को ले जाओ ऊपर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर क्यूब रेज टू पावर -3 इनवर्सली। ठीक है, ये आपके पास जो आयतन है सॉरी घनत्व है उसका मात्रक आ गया। और ये घनत्व का बड़ा मात्रक है या एसआई मात्रक है, इसलिए छोटे मात्रकों में जब इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है, ये तो एसआई मात्रक है, कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। तो छोटे मात्रकों की बात करते हैं तो करना क्या है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत अफलातूनी नहीं मचानी है। क्या करना है, घनत्व के छोटा मात्रक, छोटा मात्रक, देखो किलोग्राम का छोटा मात्रक हो जाता है ग्राम, ठीक है, और मीटर क्यूब का छोटा मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, हाँ इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये अपने पास स्थिति है ना। इकाई आयतन का मतलब आयतन को 1 कर दिया, क्या, जी हाँ, इकाई आयतन का मतलब हो गया आयतन को कितना कर दिया, 1। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ताप की अर्थात टेम्परेचर की। तो ताप हमें यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है। जैसे मैं कहूं कि अभी कमरे का तापमान जो है वो है
24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस कमरे का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये कमरा 24 डिग्री पर ठंडा है या 24 डिग्री पर गर्म है। तो ताप ये बताता है कि कोई भी पदार्थ या वस्तु या क्षेत्र कितना गर्म है। ताप को मापने के लिए प्रमुख 3 पैमाने हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तीनों का आपस में अंतर संबंध होता है। जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो एक पैमाने पर तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। 273.16 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस, द्रव, गैस, मतलब बर्फ, पानी और वाष्प तीनों के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए 273.16 केल्विन ताप को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्राइड पॉइंट ऑफ वाटर है वो, ठीक है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं ताप को। ताप आपको ये बताता है किसी वस्तु का ताप यह दर्शाता है कि वह वस्तु कितनी गर्म अथवा या ठंडी है। कितनी गर्म या ठंडी है, ठीक है ना। जी हाँ, ताप हमेशा यही दर्शाएगा। फिर आगे की बात करते हैं। हमने क्या कहा, ताप के 3 पैमाने हैं। ताप के प्रमुख पैमाने, मतलब ताप जो है वो मेनली 3 पैमानों पर मापा जाता है, और 3 पैमाने उसके कौन कौन से हैं ये बता देता हूं मैं। देखो, ताप का एक पैमाना तो है डिग्री सेल्सियस, क्या है, डिग्री सेल्सियस। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। और तीसरा है केल्विन। केल्विन के पास डिग्री नहीं है, क्या नहीं है, डिग्री नहीं है, ठीक। फिर वहीं हम लोग आगे बात करते हैं तो इसमें एक दो चीजें और बता देता हूं। आप अच्छे से जानते होंगे ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, क्या कि ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। किसका, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। देखो, ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। क्या होगा, केल्विन होता है। सिंपल, बहुत अच्छे। सबका तापमान होता है भाई, सबका। चलिए, यहां पर हम लोग आपको ये बता देते हैं, है ना, इनके बीच में एक संबंध होता है सबके बीच में, वो संबंध मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, जब हम यहां पर एक, इधर ही बता दूं मैं, है ना, या यहां लिख देता हूं जल का त्रिक बिंदु, ट्राइड पॉइंट ऑफ वाटर, कितना होता है, 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आगे की बात समझो भाई, आगे क्या है, 2 चीजें और बता रहा हूं तापमान से रिलेटेड। एक, जल का हिमांक। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर जल जो है वो जम जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं हिमांक। किसका हिमांक है, जल का हिमांक है। लाडलो, जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लोग कह सकते हो 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन, पहली बात। दूसरी बात अगर यहां करें हम लोग, आगे की सुनो,
ये तो जल का हिमांक हो गया। अब जल का क्वथनांक क्या होता है ये सुनो भाई, जल का क्वथनांक क्या है ये देख लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिस पर जल उबलने लगता है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या आप लोग कह सकते हैं उसको 373.16 केल्विन। फ़ारेनहाइट में होता है 212, ठीक है ना। हाँ लिखना है मुझे पता है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212, ठीक है जी हाँ। चलिए हाँ, फ़ारेनहाइट में ये भी बता दूं क्या? अच्छा तो लो बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ़ारेनहाइट में ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि फ़ारेनहाइट में ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब आगे की रही बात ये कि सर इनके बीच में क्या संबंध होता है, तो सुनो भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त करने के लिए हम लोगों को एक सूत्र लगाना पड़ता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का संबंध है। किसका संबंध है ये? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का संबंध है ये, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस के मध्य संबंध, उनके बीच में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, ये रिलेशन आ गया है, ठीक है। पहली चीज। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें, ये कह रहे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों का तापमान होता है क्या? तापमान दोनों प्रकार का हो सकता है, प्राकृतिक भी कृत्रिम भी। जैसे बाहर का तापमान प्राकृतिक है, मगर कमरे के अंदर अगर मैंने एसी लगा रखा है तो टेम्परेचर नॉर्मल सी बात है कृत्रिम रूप से बदल रखा है, ठीक है। चलिए वहीं दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में संबंध है, मध्य संबंध, ठीक है। और इसमें होगा क्या? जब हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 273.16 भी चाह कर सकते हो, ठीक है 0.16, मगर हम लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्ट 273 ही लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए केवल 273 ही लिख लेते हैं, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। एकदम एग्जैक्ट तरीके से चीजें होनी चाहिए अपने पास, ठीक। ये हो गया आप लोगों के पास, है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एकदम क्लियर हो गया है ये, तो आप लोग लिख सकते हो इसको। क्या लिख सकते हो? मतलब केल्विन बराबर क्या होता है? 0.16, कहीं कहीं ये 0.15 भी मिल जाएगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16, ठीक है। तो केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। हिमांक वो टेम्परेचर होता है भाई जिस पर कोई भी जो पदार्थ है वो जम जाता है, ठीक है ना, जिस पर कोई भी पदार्थ जम जाता है। अब हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य के संबंध को जांच लेते हैं और प्रश्न ले लेते हैं। देखो क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। किसको करना है? 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। अगर ये कर रहे हैं हम तो देखो बहुत सिंपल सूत्र लगा दो। क्या सूत्र है भाई? इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 32, हो गया। रखो वैल्यू क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 प्लस 32 कैंसिल करो कितनी बार होता है, देखो 5 और ये 20 गुणा 9 करोगे 180 प्लस कितना 32, क्या आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टोटल कितना हो गया, जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये एकदम सिंपल बात है, ठीक है ना।
चलिए, आप लोगों को सिंपल बात समझ नहीं आई, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई। हिमांक को वो ताप मानो जिस पर कोई वस्तु जमती है। जिस ताप पर पदार्थ जमता है। और लाडलो क्वथनांक जो है, चलिए क्या कहा है, ओहो, देखो दूसरे नंबर पर बात करें क्वथनांक क्या है। क्वथनांक की बात अगर हम लोग यहां से करते हैं तो क्वथनांक क्या है, ये ध्यान से सुनो। जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, द्रव उबलता है, ठीक है। एक भाई ने गजब कमेंट किया है, ठीक है। आपको पता है हमने यहाँ जो कैमरास लगा रखे हैं ना, वो 4K कैमरास हैं हमारे, बहुत शानदार कैमरा है, मतलब DSLR से बढ़िया कैमरा है, ठीक है ना। आप लोग को पिक्चर क्वालिटी देखकर, वीडियो की क्वालिटी देखकर ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मगर एक चूक कुछ लोगों से हो जाती है, क्या बताता हूं। जैसे मेरे गले में ना ये क्या है, तुलसी की माला है, ठीक है ना, किसकी, तुलसी की माला है। तो कभी कभी क्या होता है, जब मैं शर्ट बंद करता हूं ये वाला बटन, तो ये ऐसे हो जाता है, तो ये बाहर रह जाती है, ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसको दिखाने पर भी, ठीक है, ये अंदर रहे बाहर रहे तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, मैं ये बताना चाहता हूं। मगर होता क्या है कि कुछ लोग इसको क्या चैन समझ लेते हैं। तो एक हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सर आज आपकी चैन कहाँ है। तो भाई ये सोने की चैन नहीं है, ये तुलसी की माला है, ठीक है। हाँ, जो मुझे सोने की चैन से ज्यादा प्रिय है, ये सत्य है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। कुछ भी समझ लेते हो, आभूषणों का शौक ही नहीं है भाई, होते तो उंगलियों में भी होती ना कुछ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। चलिए, मोह माया के चक्कर में नहीं हूं मैं वैसे। ये हो गया एक। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, एक ऐसा ताप बताता हूं, नोट डाल के हम लोग एक चीज को मेंशन कर रहे हैं। एक टेम्परेचर होता है -40, कितना, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों पैमाने सेम होते हैं। कहने का मतलब यह है -40 डिग्री ताप पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पाठ्यांक समान होते हैं, दोनों सेम होता है। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, क्या है, -40 डिग्री ताप पर डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने समान होते हैं। कैसे होते हैं, सेम होते हैं। कैसे होंगे, समान होते हैं, ठीक है। चलिए, कैसे है, इसको प्रूव भी कर दें क्या, बोलो हाँ या ना, प्रूव भी कर दूं क्या। चलिए फटाफट से बता दो, इसको प्रूव भी कर दूं क्या, -40 जो है उस पर डिग्री सेल्सियस, हाँ एक बार फिर से बता दूंगा, ये प्रूव कर दूंगा मैं। तो देखो, अगर आपको उसमें समस्या है तो यहां से आप इसको समझ सकते हो। कैसे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल, लाड लो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, प्लस में कितना, 32, ठीक। हाँ कर देते हैं प्रूव। अब देखो क्या करना है, करना कुछ नहीं, लिखे जाओ क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस में कितना लेंगे, -40, ठीक है, -40 प्लस में कितना, 32, काटो, ठीक है। कैसे, एक बार, ये 8 बार, 8 का गुणा 9 से करोगे, 9 8 72, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 72 प्लस में कितना, 32, दोनों को सॉल्व करो, 72 में से 32 गया तो कितना आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा कितना, 40, ठीक है।
या फिर आप इसको लिख सकते हो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो भाई -40 ही सेल्सियस लेकर चले थे, -40 ही फ़ारेनहाइट आ गया। इसका मतलब -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा ताप होता है जिस पर हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस पैमाना है और केल्विन पैमाना है, सॉरी, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एक ये हुई। चलिए, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने हैं भाई, पैमाने हैं, ताप बताने का तरीका है। जैसे जैसे भाई आप एक सिंपल सी बात समझो, आप हर चीज को बताते ही हो ना। जैसे अभी आप यूं पूछ रहे हो कि सर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, मात्रक है। भाई आप लोग, आपसे ये पूछा जाए कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप में से कोई यूं कह दे 16। अरे तो क्या है 16? 16 सदी है, 16 वर्ष है, 16 महीने हैं। ठीक है, हालांकि वैसे तो उम्र का तो पता चलता है, मगर कोई आपसे पूछ ले आपकी जेब में कितने रुपए हैं या आपकी जेब में कितना धन है, तो अगर जैसे ही किसी ने पूछा आपकी जेब में कितना धन है, आपने कह दिया 200। 200 पैसा भी तो हो सकता है, 200 रुपए भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना, और 200 के नोट भी तो हो सकते हैं। तो जैसे यहां क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि ये रुपए हैं, पैसे हैं, जो भी है, तो वैसे ही ताप को मेंशन करने के लिए डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का संबंध। तो देखो आप लोगों से क्या कहा, निम्न को केल्विन पैमाने में बदलिए। किस पैमाने में? केल्विन पैमाने में बदलिए। बदलिए किसको केल्विन पैमाने में बदल रहे हो, ये देखो। जैसे पहला आप लोगों को दे दिया 100 तो कर चुके, छोड़ो 100 को, तो 70 या 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा आप लोगों को दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीसरा आप लोगों को दे दिया 240 डिग्री सेल्सियस, चौथा 100 ही लिख देता हूं मैं, 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सिंपल साधारण, ये कह रहे सर +40 को प्रूव करो ना। अरे मेरे भाई +40 नहीं होता, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। +40 को प्रूव कैसे करोगे, पागल हो गया क्या यार, तुम अजीब भाई। यहां देखना, एक भाई कह रहे हैं सर क्वथनांक और हिमांक सेम होता है क्या? कोई पदार्थ जम रहा है वो टेम्परेचर और कोई पदार्थ उबल रहा है वो टेम्परेचर सेम कैसे होंगे यार, समझता ही नहीं है यार थोड़ा तो। देखो मैं आपको एक बहुत सरल बात बताता हूं, आपके जो ये गर्दन है ना, गर्दन के ऊपर ये मुख है और मुख के ऊपर ये जो कान, इन कानों के बीच में जो ये चीज है ना, ये उपयोग लेने की है, चलाने की है, सोचने के लिए है, ये 100 पीस नहीं है। इसीलिए कुछ भी प्रश्न पढ़ो, ठीक है, कुछ भी प्रश्न पढ़ो उससे पहले, मतलब कुछ भी प्रश्न पूछो उससे पहले मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो और जो मैं लिख रहा हूं वो सुनो और थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर सोचो, बस सब हो जाएगा। अब देखो, अब आ जाते हैं अपन इसी मुद्दे पर। हमने क्या कहा, 70 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पे बदलना पड़ेगा, तो डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन पैमाने में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो। डिग्री सेल्सियस को किस पैमाने में बदलना है, केल्विन पैमाने पर बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे से देखना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, +273 करना होता है। तो 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 70 + 273.16। अब मैं इस 16 को ना लिखूं तो लगभग में आ जाएगा वैल्यू, हालांकि तो उससे कोई समस्या नहीं है वैसे तो, केल्विन। ठीक है, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 0.16, ये हो जाएगा 3, 7 और 7 14 और हासिल 1 और ये 3, 343.16 केल्विन। ठीक है ना, तो 273 ही जोड़ लो। क्यों? क्योंकि मैं साइड में यहां लिख भी दूं कि 273.16,
लगभग बराबर है 273 के। ठीक है, यहां लिख देते हैं 273.16 लगभग बराबर किसके है, 273 के है। ठीक है, ये आपस में बराबर है, तो ये 0.16 वाला लफड़ा खत्म ही कर देते हैं अब। तो ये हो गया 343 केल्विन, खत्म बात, पहली बात। दूसरी बात, 225 को 25 डिग्री सेल्सियस को क्या करोगे, 25 प्लस 273 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 298 केल्विन आ गया। ठीक है, 100 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 240 240 प्लस 273, ठीक, जोड़ दो, ये हो जाएगा 3, 7 और 4 11 का 1 का हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 513 केल्विन, कितना 513 केल्विन ये होगा अपने पास। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे बताता हूं। एक भाई साहब पूछ रहे कि सर गलनांक क्या होता है, तो गलनांक भी बताएंगे भाई हम तो अब आपको। ठीक है, गलनांक वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई वस्तु गलनी या पिघलनी प्रारंभ हो जाती है, उसको कहते हैं गलनांक। ठीक है, क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। 514 कैसे आया, 513 ही आएगा ना यार, 514 कैसे लिख दिया भाई गलती से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ताप वगैरह खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग जो मात्रक और विमीय विश्लेषण है वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को नोट करना है तो फटाफट शुरू हो जाओ। हर स्लाइड को मैं 15 से 20 सेकंड दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। अब समझे, फटाफट नोट करना है, करो जल्दी जल्दी से। यही हूं मैं, कहाँ जाऊंगा, हो गया इसका। ठीक है, चलो करो फटाफट। बता देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। देखो वैसे तो 273.1516 लिखते हैं हम लोग, बट लगभग मान लेते हैं ना, तो क्यों इतनी हेडेक लेनी, क्यों इतनी टेंशन लेनी, जब हम लोग आराम से चीजें कर सकते हैं, है ना। तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो हो गया, बहुत अच्छे। चलिए, क्या कह रहे हैं बेटा आप, सर आपकी ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि एसी यूज कर सकते हैं हम, करते थोड़ी हैं, किया थोड़ी हुआ है मैंने तो।
चलो नोट करो भाई, मेरी वजह से ओजोन को क्षति पहुंचती है, कोई बात नहीं भाई। कोई ना, पहुंच रही है तो क्या करें। इसीलिए तो मैं अपने हर बर्थडे पर 101 पेड़ लगाता हूँ, है ना। मैं अपने हर बर्थडे पर 101 पेड़ लगाता हूँ, इसीलिए लगाता हूँ ताकि जो हम पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं या जो हम गलतियाँ कर रहे हैं उनसे कुछ बचा जा सके। ठीक है, कुछ तो हो। चलो देखो, हमारे यहाँ से आवाज़ एकदम सही है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है भाई, ठीक है ना। हाँ चले, ओके। वो डिपेंड करता है ना कि किस पेड़ की ज़रूरत है, वही लगाते हैं, ज़रूरी नहीं सफ़ेदा। डिपेंड करता है ना कहाँ लगा रहे हो, क्यों सफ़ेदा ही लगाएं। ये नोट कर लो। फिर हम लोग विमीय विश्लेषण के बारे में बात करने वाले हैं। मात्रक एवं विमीय विश्लेषण जो है उसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छे, चलो। हाँ, कुछ नहीं हुआ, क्या होगा, चलो आगे। मैं कंटिन्यू तो कर रहा हूँ यार। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ, है ना। जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो चलिए सब करते हैं पौधों की देखभाल। मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ कि मैं पौधे कहाँ लगाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, है ना, कुछ सरकारी बागानों में, वहाँ से परमिशन लेकर फिर ऐसी जगह पर पौधे लगाते हैं। ठीक है, कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जिन पर पौधे लगाए हैं, तो वहाँ सब देखभाल होती है। अब उस बात को छोड़ो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। हम जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं या ऑफलाइन से हमारा ऑनलाइन में भी जो चलता है, उसमें क्या होता है कि कई कई बार कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिनको देखकर लोगों में जनरली क्या आना चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, जैसे अभी मोटिवेशन बहुत अच्छा लिखा है, एक भाई साहब है आप लोगों के साथ में, उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। ठीक है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे क्या हो, जो सुबह उठने पर मजबूर कर दे। ठीक है, जो सुबह उठने पर क्या कर दे, मजबूर कर दे। अब भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर जिंदगी सिर्फ मोटिवेशन से चल जाती ना तो फिर अलग बात होती। मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं, कई बार आप लोग यूं कहते हो कमेंट में कि सर प्लीज मोटिवेट कर दो, है ना, कई बार कहते हैं, कई स्टूडेंट करते हैं कि सर प्लीज मोटिवेट कर दो। ठीक, पहली बात,
या कुछ स्टूडेंट यूं कहते हैं कि सर आज तो मोटिवेशन शायरी सुना दो। कुछ लोग यूं कहते हैं सर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। पहला प्रश्न तो मेरा आप लोगों से ये है कि भाई अभी तो 11th शुरू हुए कितने ही दिन हुए हैं। भाई अपन ऑनलाइन स्टडीज की बात करें तो 15 तारीख से हम लोगों ने आप लोगों की क्लास शुरू की है। पहली बात, हम लोगों ने स्कूल में आपके चल रही हैं छुट्टियां, ठीक है, 10th का रिजल्ट आया है कल, तो इतनी जल्दी डीमोटिवेट काहे को लेकर हो गए? हाँ ठीक है, इतनी जल्दी डीमोटिवेट किस बात को लेकर हो गए आप, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, फिर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोग कहते हो कि सर मोटिवेट कर दो। अरे भाई अगर मोटिवेशन इतना ही आसान होता या मोटिवेशन इतनी ही सिंपल बात होती तो क्या, चलिए, तो क्या हर कोई मोटिवेट होकर सफल नहीं हो जाता दुनिया में? हर कोई मोटिवेट होकर सफल नहीं हो जाता क्या दुनिया में? ये समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये अच्छी बात है, जैसे आप लोग भी कई बार मोटिवेशन लाइन यहाँ लिखते हो, मुझे भी पढ़कर अच्छा लगता है, मगर मैं आपको एक बहुत साधारण बात बताता हूं। नो वन कैन मोटिवेट यू अंटिल यू डू नॉट वांट टू मोटिवेट योरसेल्फ। आप किसी के मोटिवेशन से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं जबकि आप खुद मोटिवेट नहीं होना चाहते, पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी के मोटिवेशन से मोटिवेट हो जाते हैं और किसी के कुछ कह देने पर डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो एक बात याद रखना सर, आप गलत ट्रैक पर हो, ठीक है। क्या आप किस ट्रैक पर हो? गलत ट्रैक पर हो। आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये सत्य है, किसी की एक बात लग जाए दिल में, उसको अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दो, उस पर काम करना शुरू करो, अच्छी बातें गेन करो। कभी भी ऐसे थोड़ी हो जाओगे कि डिप्रेस हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए, ठीक है ना, मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए, बस इतनी सी बात याद रखो। चलिए अब मैं आगे बताता हूं मात्रक एवं विमीय विश्लेषण की। देखो होता क्या है अपने पास, मात्रक एवं विमीय विश्लेषण, ठीक। अब मात्रक क्या हो, मतलब मात्रक और विमीय विश्लेषण क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या और कुछ करते हैं, ठीक है, तो आपको एक बात बता देता हूं, जब हम लोग ऐसी चीजें करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक राशि जो है वो ग्राम में दे दी, एक राशि किलोग्राम में दे दी, तो ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, दोनों एक ही मात्रक में होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि राशि के मात्रक को एसआई मात्रक में परिवर्तित करने के लिए, जी हां, क्या करते हैं, उसका विमीय विश्लेषण करते हैं। हाँ, ठीक है ना, क्या करते हैं, उसका विमीय विश्लेषण करते हैं। गणना करते समय जब सभी को एक ही पद्धति में लाने पड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें परिवर्तन के लिए जो पद्धति उपयोग में लाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विमीय विश्लेषण करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, गणना करते समय यदि राशियों के मात्रक एक ही पद्धति में नहीं है ना, जैसे एक सीजीएस पद्धति का दे दिया, एक एमकेएस पद्धति का दे दिया, एक एसआई पद्धति का चल रहा है, तो चेंज तो करने पड़ेंगे ना भाई, या तो सारे सीजीएस में हो या सारे एमकेएस में हो या सारे एसआई में हो, चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। गणना करते समय यदि राशियों के मात्रक एक ही पद्धति में हो, सॉरी, पद्धति में न हो, तो किसी राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में
दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। क्या करना? परिवर्तित करना। क्या कहलाता है? विमीय विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तित करना क्या है? विमीय विश्लेषण कहलाता है। इसका एक नाम और होता है, मतलब दो नाम और होते हैं इसके, ठीक है ना। इसी को हम लोग गुणक लेबल विधि या फिर इकाई गुणक विधि कहते हैं, ठीक है ना, या गुणक लेबल विधि या गुणक इकाई विधि कहते हैं। गुणक लेबल विधि या गुणक इकाई विधि कहते हैं। ये जो कुछ है अब, ठीक है, एक ये हुई बात। फिर कहने का मतलब ये है कि उनके परिमाण और विमाओं को चेंज किया जाता है, ठीक है ना। व्युत्पत्ति इकाइयों की सहायता से किसी मात्रा का परिमाण जो है वो ज्ञात करने की विधि ही विमीय विश्लेषण है, ये भी कह सकते हो। मगर मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग रूपांतरित करते हैं। रूपांतरण में कुछ हमारे पास कीज हैं या कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे भाई साहब, एक एंगस्ट्रम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है ना। एक एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, जबकि एक नैनोमीटर, तो मैं पूरा लिख रहा हूं, देखो भाई साहब ये भी तो बताना पड़ेगा ना, है ना। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, सही है। एक नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। वहीं एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर ये एंगस्ट्रम क्या है, नैनोमीटर क्या है, पिकोमीटर क्या है। ये छोटे मात्रक हैं यार। कैसे छोटे मात्रक? ये है एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये क्या है? एंगस्ट्रॉम है। ये अपने पास सिंपल बात हुई है। हाँ, ओके, ठीक है। चलिए, ये क्या है? ये है नैनोमीटर। ये क्या है? ये है पिकोमीटर। क्या है ये? पिकोमीटर। ऐसे यही नहीं और भी होते हैं, जैसे ये तो आप सब जानते हो। क्या? ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट बराबर, ये भी छोटा मात्रक है, कितना? 60 सेकेंड्स, है ना। एक मिनट का मतलब होता है क्या? 60 सेकेंड्स। ऐसे ही बात करें तो एक कैलोरी, क्या? एक कैलोरी बराबर एक कैलोरी कितना जूल होता है? 4.184 इतना जूल होता है इसमें, ठीक है। सर इनकी पीडीएफ मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी, पीडीएफ तो रोज मिलती ही है ना, ठीक है ना। एक डाइन बराबर होता है 10 की घात, एक डाइन, हाँ, एक डाइन, डायन नहीं, एक डाइन 10 की घात -5 न्यूटन। ऐसे होते हैं अपने पास। चेंज करने की जब बात आती है, परिमाण की जब बात आती है, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक अर्ग, क्या? एक अर्ग 10 की घात -7 जूल होता है, 10 की घात -7 जूल। जूल कार्य का मात्रक, ओके, ठीक है, बिल्कुल मिलेगी। चलिए, फिर उस ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है? 1 EV
1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना। ईवी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल समझ लो, ये भी दिक्कत हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं, है ना। फिर इनको अन्य मात्रक पद्धतियों में परिवर्तित करते हैं, और जब इनको अन्य मात्रक पद्धतियों में परिवर्तित करते हैं तो ही हमारे पास क्या आ जाता है, जी हाँ, तो ही हमारे पास आता है वो जो परिवर्तित करना ही विमीय विश्लेषण है। ऐसे ही एक और देख लो, एक और बताने का मन है मेरा, ठीक है। 1 इंच बराबर क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, समझे। इस तरीके से हमारे पास विमीय विश्लेषण होता है। क्या, इस तरीके से विमीय विश्लेषण होता है। तो फटाफट से इसको छाप लो, फिर अपन लोग ले लेंगे आपस में विदा, ठीक है ना। जी हाँ, इसको जल्दी जल्दी से आप लोग नोट कर लो। वैसे पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। कल संडे है तो कल क्लास रहेगी नहीं, और इस वाले संडे को टेस्ट नहीं है। याद रखना, टेस्ट एक संडे छोड़कर एक संडे को, हर 15 दिन में एक टेस्ट होगा, ये समझ सकते हो। 14 दिन बाद एक टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ ये बता देता हूँ, कल संडे है, जितना ये चैप्टर हो गया है उतना अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, कोई डाउट आए तो ले आना। तो अभी लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।